Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the double fertilization and then the post fertilization event. So now first we are going to discuss the double fertilization. Now this double fertilization is a main characteristic of flowering plants. यानी कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उन्हीं में देखने को मिलता है. Now before going to discuss the double fertilization, just recall the structure of embryo sac. अब एम्ब्रियो सैक जो हैं उसकी अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट है और ये 3 सेल्स जो है उसके सेंटर में एक होगा एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे जिसे हम कलेक्टिवली एग एपेरेटस भी बोलते हैं. तो ये हैं हमारे एग एपेरेटस. देन सेंटर में एक सेल होता है जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं और इस सेल में जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे. देन एट द ऑपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे 3 और सेल्स होंगे यानी कि ये जो चलाजल एंड है वहाँ पे ये 3 सेल्स प्रेजेंट है ईच हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियाई. तो इन सेल को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. तो इस तरह से हमारे पास अगर हम सेल्स की बात करें तो एग एपेरेटस में 3 सेल्स, सेंट्रल सेल सिंगल सेल है एंड 3 एंटीपोडल सेल्स. ये हमने सेल्स की बात की. अब हम न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पे 3 सेल्स हैं ये जो एग एपेरेटस में है और एक सेल के पास एक न्यूक्लियाई यानी कि टोटल 3 न्यूक्लियाई है. अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल सेल है उसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और यहाँ पे ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स है उन हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा यानी कि 3 न्यूक्लियाई इसमें होंगे. तो इस तरह से एक मैच्योर एम्ब्रियो जो है उसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई होंगे और अगर हम सेल की बात करें तो उसमें 7 सेल्स प्रेजेंट. नाउ अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है. तो फर्स्टली जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा तो ये एग एपेरेटस में जो 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है वो सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट होंगे और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ होगा और इसमें कुछ केमिकल्स भी होंगे. तो उस केमिकल से अट्रैक्ट होगी ये जो पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब वो माइक्रोपाइलर एंड तक आएगी और जैसे ही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड में आएगी तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब की टिप होती है यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब की टिप है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से इसका जो टिप रीजन है वो ब्रेक होता है और इस ट्यूब के अंदर जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं वो दोनों इस सिनर्जिड सेल की साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होंगे. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 जो सिनर्जिड सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट थे ये दोनों सिनर्जिड सेल्स अब डीजनरेट हो चुके हैं और अब ये जो पॉलन ट्यूब है वो थ्रू दी माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियो सैक में एंटर होगी. और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलन ट्यूब की. तो यहाँ पे इसके अंदर जो आप ये 2 रेड डॉट्स देख रहे हो वो हैं मेल गैमेट्स. तो एक पॉलन ट्यूब में हमारे पास 2 मेल गैमेट हैं. तो जैसे ही ये 2 मेल गैमेट रिलीज़ होंगे एम्ब्रियो सैक में तो उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ बाइंड होगा जिसे हम बोलेंगे सिनगेमी. तो सिनगेमी का मतलब क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड दैट इज़ द एग सेल.
तो अब यहाँ पे क्या होगा, एग सेल जो है उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जो मेल गैमेट है उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो रिजल्टिंग हमें 2n कंटेनिंग जाइगोट मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जाइगोट जो है वो मेनली डिप्लॉइड सेल है जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से फॉर्म होता है। अब हम सेकंड मेल गैमेट की बात करें तो ये जो सेकंड मेल गैमेट है वो मेनली जो सेंट्रल सेल है जिसके पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड होगा। तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है उसमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये 2 न्यूक्लियस प्लस 1 न्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट। So the resulting structure will be the 3n। तो इस तरह से ये जो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न है उसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। तो ये ट्रिपल फ्यूज़न से हमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल मिलेगा। तो ये जो हमें 3n सेल मिल रहा है हम उसे बोलेंगे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब ये जो PEC फॉर्म हुआ है बाय द ट्रिपल फ्यूज़न उसमें से इन फ्यूचर प्रोड्यूस होगा एंडोस्पर्म और ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसमें से इन फ्यूचर प्रोड्यूस होगा एम्ब्रियो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे सिनगेमी यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों भी फ्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ और सेकंड यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है उसके साथ भी एक मेल गैमेट फ्यूज़ होगा। तो ये सेकंड फर्टिलाइजेशन है जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो इसलिए इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हर एक फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड स्टेज था, फर्टिलाइजेशन। नाउ द इवेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, and in this post fertilization event we will mainly discuss the endosperm, embryo, seed and fruits. So first we are going to discuss about the endosperm। तो अब एंडोस्पर्म जो है वो अगर हम क्रोमोसोम नंबर से देखें तो वो मेनली 3n होगा, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा PEC यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है PEN, तो ये PEN सेंट्रल सेल और मेल गैमेट इन दोनों की फ्यूज़न से फॉर्म हुआ है। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो मेनली 3n होंगे, ठीक है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो सेल है वो थ्रू दी इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि ऐसा डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं होंगे। सपोज़ ये एक सेल है जो कि 3n है, तो ये सेल डिवाइड होगा और वापस से 3n कंटेनिंग 2 सेल प्रोड्यूस होंगे। देन इस तरह से 2, 4, 8 एंड सो ऑन। और हर एक सेल जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंपलसरी 3n ही होंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू प्रोड्यूस होगी और उसमें से कंप्लीट एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एंडोस्पर्म का जनरेशन है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म मतलब मेनली क्या है कि उसमें
न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट होंगे जो कि डेवलपिंग एम्ब्री को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट उसे एंडोस्पर्म में से मिलेंगे। सो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो उससे पहले ये एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म जो है उसके मेनली 2 टाइप्स हैं। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेकंड है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब हम सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो ट्रिपल फ्यूजन से PEN फॉर्म हुआ है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो मेनली डायरेक्टली एंटर होगा न्यूक्लियर डिवीज़न यानी कि कैरियोकाइनेसिस में, और इसकी वजह से इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई जनरेट होंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई जो है वो जनरेट होंगे। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है उसके मिडल में इस तरह से एक वैक्यूल प्रेजेंट होगी और बनना स्टार्ट होगी। तो उसकी वजह से ये सारे फ्री न्यूक्लियाई जो हैं वो मेनली जो एम्ब्रियो सैक की वॉल है उसके अराउंड कलेक्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये जो सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं उसके सराउंडिंग सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो मेनली प्लांट्स लाइक कॉटन, जिया मेस इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो अब हम बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, सबसे पहले जो हमें PEN मिला है वो डिवाइड होगा, उसमें से सबसे पहले डायरेक्टली 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस पहले कंटिन्यू हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीज़न यानी कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीज़न हो रहा है। देन जब अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई विल बी फॉर्म्ड, then and then only the cell wall formation will be initiated। लेकिन ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है उसमें आफ्टर फर्स्ट डिवीजन डायरेक्टली यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म होंगे। देन ये 2 सेल जो है वो अब कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे और सिर्फ डायरेक्टली सेल्स ही बनाते जाएंगे। और सबसे लास्ट में हमें इस तरह से एम्ब्रियो सैक जो है वो फुल एंडोस्पर्मिक सेल जो है उससे फिल हुआ मिलेगा। तो ये डायरेक्टली जिस एंडोस्पर्म में सेल्स जनरेट होते हैं ऐसे एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और इस तरह का जो एंडोस्पर्म है वो मेनली प्लांट्स लाइक पिटूनिया, धतूरा इसमें मेनली होते हैं। अब आपने जो है वो भी सेल्यूलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये दोनों देखे हुए हैं। अब आपने ये दोनों एंडोस्पर्म कहाँ देखे हैं, तो आपने कोकोनट वाटर जो है वो पिया होगा और उसके साथ साथ कोकोनट के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है वो भी आपने खाया होगा। तो उसमें मेनली जो कोकोनट वाटर है जो आप ड्रिंक करते हैं वो है उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें थाउजेंड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। और जो उसकी कर्नेल है यानी कि जो वाइट पोर्शन हम खाते हैं वो है उसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्योंकि मेनली जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसका जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो सैक की वॉल से स्टार्ट होता है, देन वो सेंटर तक आता है। तो इसलिए कोकोनट जो है वो अगर
ओल्ड है तो उसमें कोकोनट वाटर जो है वो कम होगा और उसमें कर्नल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो फ्री न्यूक्लियाई है उसके सराउंडिंग सेल वॉल जो है वो सिंथेसाइज्ड हो चुकी होगी और वो जो फ्री न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए डेवलप होता है। अब कुछ सीड्स ऐसे हैं जो जितना भी एंडोस्पर्म है उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर देते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन्स एक्सेट्रा। और कुछ में आफ्टर मैच्योरेशन एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल कैस्टर, कोकोनट एक्सेट्रा। और ये जो एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो मेनली सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो जो है वो जनरेट होगा मेनली जाइगोट में से। अब ये जाइगोट जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है, तो जो एग सेल है जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जो मेल गैमेट है इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जैसे ही ये दोनों सेल फ्यूज होंगे और जो डिप्लॉइड सेल हमें मिल रहा है वो है हमारा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो डिवाइड होके कंप्लीट एम्ब्रियो जनरेट करेगा। अब जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, यानी कि पहले तो दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे और यहाँ पे अब ये जो सेल डिवीज़न है वो होगा ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस तरह से हमें दो नए सेल्स मिलेंगे। इसमें से ये जो अपर सेल है उसे हम बोलेंगे टर्मिनल सेल, यानी कि जो चलाजल एंड के पास होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनल सेल। और ये सेकंड सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड के नज़दीक है उसे हम बोलेंगे बेसल सेल। आप यहाँ पे देख रहे हो ये दो हमें जो सेल मिल रहे हैं उसमें से अपर सेल जो है यानी कि जो चलाजल एंड की तरफ है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल और ये जो माइक्रोपाइल एंड के नज़दीक है उसे हम बोलेंगे बेसल सेल। अब ये जो बेसल सेल्स है वो फिर से डिवाइड होंगे और जो टर्मिनल सेल्स हैं वो भी साथ में डिवाइड होंगे। अब ये टर्मिनल सेल्स जो हैं वो मेनली वर्टिकली डिवाइड होंगे, यानी कि ये हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले टर्मिनल सेल और ये है हमारा बेसल सेल। तो सबसे पहले ये जो अपर टर्मिनल सेल है वो ऑन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड होंगे और यहाँ पे हमें टू सेल्स इस तरह से अरेंज मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टू सेल्ड एम्ब्रियो। और ये जो बेसल सेल है वो डिवाइड होगा ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ पे हमें नीचे दो और सेल्स मिलेंगे। इसमें से ये जो फर्स्ट सेल है उसे हम बोलेंगे अपर बेसल सेल एंड दिस इज द लोअर बेसल सेल। तो इस तरह से टोटल हमें टू बेसल सेल्स और टू टर्मिनल सेल्स मिलते हैं। अब क्या होगा, ये जो टू सेल्ड एम्ब्रियो है वो वापस से वर्टिकली डिवाइड होगा और उसमें से हमें फोर सेल्ड एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ मिलेगा। और जो लोअर बेसल सेल है यानी कि जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ का जो बेसल सेल है वो सिर्फ साइज़ में इंक्रीज़ होगा, यानी कि अब उसका डिवीज़न नहीं होगा। और जो अपर बेसल सेल है उसमें कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिवीज़न स्टार्ट होते होंगे। और इस तरह से इस कंटिन्यूस डिवीज़न से क्या होगा, हमारे पास सेल की एक चेन फॉर्म होगी और इस चेन में अराउंड 20 to 25 सेल्स होंगे। तो ये जो
बेसल सेल की एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे हम बोलेंगे सस्पेंसर। और ये जो सस्पेंसर है उसका एक मेन फंक्शन है कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे एंडोस्पर्म तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक में ड्रॉ करें तो हमें पता है एंडोस्पर्म जो है वो यहाँ पे अपर पोजीशन पे है और ये सारे जो जाइगोट है वो अभी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये जाइगोट जो है वो जब एंडोस्पर्म तक पहुँचेगा तभी उसमें से वो न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर पाएगी। तो यहाँ पे ये जो अब डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे इस एंडोस्पर्म तक लेके कौन जाएगा, तो ये है सस्पेंसर। सस्पेंसर जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म तक पहुँचने में हेल्प करेगा। देन ये जो 4 सेल एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में बाय द सेल डिवीजन। नाउ दिस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, then the final mature embryo which is known as torpedo stage of embryo। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कंप्लीट जो पूरा एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। और इस तरह से जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो मेनली डायकोटिलिडोन्स प्लांट्स जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो सस्पेंसर का सबसे लास्ट सेल है जो कि एम्ब्रियो से कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस जो है वो कनेक्शन है बिटवीन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड दी सस्पेंसर। सो अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडोन्स और डायकोटिलिडोन्स की एम्ब्रियो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायकोटिलिडोन्स एम्ब्रियो के बारे में। तो उसमें मेनली एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और उसमें 2 कोटिलिडोन्स होंगे और बिकॉज ऑफ दिस 2 कोटिलिडोन्स वी कॉल दिस प्लांट एज डायकोटिलिडोनस। तो अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उससे ऊपर का जो रीजन है उसे हम मेनली यानी कि ये वाला रीजन जो है उसे हम बोलेंगे प्लीम्यूल। और ये जो प्लीम्यूल वाला रीजन है उसमें से मेनली प्लांट की पूरी जो शूट सिस्टम है यानी कि स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एक्सेट्रा वो इसी पार्ट में से ही प्रोड्यूस होगी। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस की नीचे का पार्ट है ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट उसे हम मेनली बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो ये हाइपोकोटाइल जो है उसमें मेनली रेडिकल और रूट कैप ये दोनों पार्ट अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे अब ये जो रेडिकल पार्ट है उसमें से रूट सिस्टम डेवलप होगी और रूट कैप जो है वो मेनली ये जो नए रूट प्रोड्यूस होंगे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से द रीजन अबाउ द एम्ब्रियोनल एक्सिस वो है प्लीम्यूल और प्ल्यूमूल जिसमें से पूरी शूट सिस्टम डेवलप होगी। और बिलो द कोटिलिडोनस द रीजन इज हाइपोकोटाइल जिसमें रेडिकल वाला जो पार्ट है उसमें से रूट सिस्टम डेवलप होगी और जो रूट कैप है वो डेवलपिंग रूट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये था डायकोटिलिडोनस एम्ब्रियो। ना अब हम बात करते हैं मोनिकोटिलिडोनस एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जैसे हम डायकोटिलिडोनस में कोटिलिडोन्स टर्म यूज़ करते हैं तो ये जो मोनोकोटिलिडोन्स है उसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडोन्स होता है। इसकी वजह से हम इसे मोनोकोटिलिडोन्स बोलते हैं। और ग्रास की फैमिली जो है उसमें मेनली हम इस कोटिलिडोन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आप रीजन देख रहे हो ये हैं
स्केट्यूलम, ये पूरा जो रीजन है वो है मेनली स्केट्यूलम। अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो है मेनली रेडिकल और रूट कैप। तो यहाँ पे वापस से ये रेडिकल वाला जो पोर्शन है उसमें से रूट सिस्टम डेवलप होगी और रूट कैप जो है वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी। और ये पूरे रेडिकल और रूट कैप जो है वो मेनली एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह का एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कवर्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलेराइजा, जो मेनली रेडिकल और रूट कैप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल, यानी कि ये वाला रीजन। अब उसमें जो है वो मेनली जो पार्ट है, यानी कि एपिकोटाइल जो है वो मेनली शूट सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि कंप्लीट जो शूट सिस्टम है वो एपिकोटाइल में से ही इन फ्यूचर डेवलप होगी। और ये जो एपिकोटाइल है वो मेनली कॉलेप्टाइल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, जिसमें से कुछ लीफ प्रोमोडिया भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमने बात की डायकोटिलिडन्स एम्ब्रियो की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, दैट इज सीड। नाउ अगर हम सबसे पहले सीड के पार्ट्स की बात करें तो उसमें मेनली एक होंगे सीड कॉट, देन कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियो एक्सिस। ये तीन पार्ट जो है वो सीड में प्रेजेंट होगी। अब सीड जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन वो है ओव्यूल। अब जैसे ही इस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो अब कन्वर्ट होंगी सीड में, यानी कि सीड जो है वो एक तरह की फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही है। और अगर जो सीड के कॉटिलिडॉन्स के पार्ट है इफ दे आर थिक एंड स्वेलन, तो अब ये थिक और स्वेल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कॉटिलिडॉन्स है उसमें फूड रिजर्व्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसकी वजह से इसके जो कॉटिलिडॉन्स है वो स्वेलन और थिक होते हैं। तो ऐसे सीड को हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सेल। और ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है उसमें जितना भी फूड या फिर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तब उसमें एंडोस्पर्म के कोई भी रेसिड्यूज रिमेनिंग नहीं होते, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पी, बीन, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सीड इज albuminous seed. So albuminous seeds are those seeds in which a portion of endosperm will be remain after the development of embryo, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद भी एंडोस्पर्म का कुछ पोर्शन जो है वो रिमेनिंग होता है। और ये जो रिमेनिंग एंडोस्पर्म है वो मेनली सीड के जर्मिनेशन में यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कैस्टर, मेज, वीट, बार्ली एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेनली जो डायकोटिलिडोनस प्लांट है उसके जो कॉटिलिडोन्स हैं, ये दो कॉटिलिडोन हैं, उसमें मेनली फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टोर्ड होता है,
इसके लिए इसके जो दोनों कोटिलिडन्स वो स्वेलन और थिक होते हैं। और ये जो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है उसमें सीड का जो अपर पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन सिर्फ उसी में फूड जो है वो रिजर्व्ड होता है, जिसे हम एंडोस्पर्म एरिया बोलते हैं। तो ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ना अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर, बीट एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूसेलस का रीजन है यानी कि जो ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है, वो न्यूसेलस जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी वहीं पे एज रेसिड्यू परसिस्ट होता है। सो द रेसिड्यूल ऑफ न्यूसेलस persistent in the seed is known as पेरिस्पर्म। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अंदर का एरिया जो है वो है पेरिस्पर्म, जो कि न्यूसेलस का ही रिमेनिंग पोर्शन है। सिमिलरली इस सीड में भी ये जो सेंटर में आप ये लाइनिंग वाला पोर्शन देख रहे हो वो है पेरिस्पर्म। तो ये पेरिस्पर्म जो है वो न्यूसेलस का लेयर है जो कि सीड में एज रेसिड्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ हम सीड जो है उसकी डोरमेंसी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वो मेनली ओव्यूल्स में से ही फॉर्म होते हैं। तो हमने जब ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात की थी तब हमने कहा था ये जो ओव्यूल होते हैं उसके सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इस तरह से, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं यानी कि ये जो सराउंडिंग लेयर, ये इंटेग्यूमेंट्स जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट होंगे। और ये वाला एरिया जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट थे उसे हम बोलते थे माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल जो है वो सीड में भी एज अ स्मॉल पोर और ओपनिंग वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक सीड है जिसमें आप ये स्मॉल वाइट डॉट देख रहे हो, वो एरिया जो है वो है माइक्रोपाइल। सो दिस माइक्रोपाइल विल अलाउ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर which is required for the germination of seed। जैसे आपने भी बहुत सारे सीड्स के जर्मिनेशन देखे होंगे, या फिर आपने जब भी ब्लैक पीस जो है या फिर चिक पीस जो है उसे पानी में भिगोया होगा, देन सेकेंड डे आप ऑब्जर्व करते हो तो चिक पीस जो है वो थोड़े बहुत मोटे हो जाते हैं क्योंकि उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे सीड में जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेनली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कंज्यूम करते हैं। और अब जैसे ही सीड जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है, देन उसके अंदर जो वाटर कंटेंट जो है वो धीरे धीरे लॉस होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर ऑलरेडी सीड में था वो अब कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, या फिर उसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसकी वजह से सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। अगर हम उसके मास में मॉइस्चर की बात करें तो उसके मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सिर्फ 10 to 15% ही होंगे। तो अब यहाँ पे वाटर जो है उसकी अमाउंट जो है वो अगर कम है तो सीड के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसका रेट भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए वाटर एक मेन फैक्टर है। अगर वाटर ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो
सीड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी और जो सीड है वो एक इनएक्टिव स्टेट में एंटर होगा। और ये जो सीड की इनएक्टिविटी है या फिर इनएक्टिविटी का जो स्टेट है उसे हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। और अब जैसे ही इस डॉर्मेंट सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, देन इट विल जर्मिनेट। तो यहाँ पे अब ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है वो जो सराउंडिंग मीडियम में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वजह से सीड जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा और उसकी वजह से सीड में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो वापस से रीस्टार्ट होगी। तो इसकी वजह से सीड जो है वो अब मेनली जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, तो अब यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होंगी सीड में और ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे ओवरी में। तो ये ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होगी फ्रूट में और जो ओवरी की वॉल है वो अब कन्वर्ट होगी फ्रूट वॉल में जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो ये पेरिकार्प जो है वो मेनली बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी की ही वॉल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिकार्प में कन्वर्ट होती है। अब ये पेरिकार्प जो है इट कैन बी आइदर फ्लैशी और ड्राई। जैसे कि हम कुछ फ्लैशी पेरिकार्प्स की बात करें तो गुआवा, ऑरेंज, मैंगो इन सब में जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे टोमेटो में देख रहे हो, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलेंगे एक्सोकार्प। देन ये जो मिडिल वाला रीजन है उसे हम बोलेंगे मेसोकार्प और ये सबसे अंदर वाला रीजन है उसे हम बोलेंगे एंडोकार्प। तो इस तरह से एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प ये तीनों कलेक्टिवली फॉर्म करेंगे पेरिकार्प जो कि फ्लैशी होती हैं। देन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसकी या फिर ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसकी पेरिकार्प जो है वो ड्राई होती है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राउंड नट में देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पेरिकार्प है वो बिल्कुल ड्राई है। इसी तरह से मस्टर्ड जो है उसकी भी पेरिकार्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है। तो ये हमने बात की आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर के कौन से पार्ट जो हैं वो मेनली फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो मेनली क्या होता है, कंप्लीटली जो ओवरी है यानी कि ओवरी वॉल, ओवरी और उसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है, सिर्फ ये तीन पार्ट ही फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो अब फ्रूट जो है वो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट में से डेवलप होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्रूट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है फॉल्स फ्रूट्स एंड सेकंड कैटेगरी इज ट्रू फ्रूट्स। अब मेनली जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो मेनली ट्रू फ्रूट्स होते हैं। तो अब ट्रू फ्रूट्स मतलब क्या है, तो अगर प्लांट में फ्रूट जो है वो कम्प्लीटली ओवरी में से प्रोड्यूस होता है यानी कि फ्लावर का ओवरी वॉल, ओवरी और ओव्यूल ये तीन पार्ट ही फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। यानी कि सिर्फ इन तीन पार्ट में से ही अगर फ्रूट डेवलप होता है तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल मैंगो। और अगर ओवरी वॉल, ओवरी और ओव्यूल इन तीनों के अलावा
फ्लावर का और कोई भी पार्ट फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, देन हम उस फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इन सब में क्या होता है, जो थैलेमस का रीजन है वो भी फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब थैलेमस यानी कि कौन सा रीजन है, तो यहाँ पे मेनली ऐसा पार्ट जहाँ पे फ्रूट के बाकी के पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये सारे पार्ट्स डेवलप हुए हैं उसे हम बोलेंगे थैलेमस। तो ये स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैश्यू जो हैं उसमें ये थैलेमस रीजन जो है वो भी फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में जो पोर्शन हम खाते हैं यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो थैलेमस का पोर्शन है। या स्ट्रॉबेरी में ये जो अंदर का पोर्शन होता है वो भी मेनली थैलेमस से फॉर्म होता है। तो इसलिए ऐसे जो फ्रूट है उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। अब कुछ फ्रूट जो है वो ऐसे भी है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल बनाना। तो बनाना जो है उसमें आपने सीड्स नहीं देखी होंगी, क्योंकि बनाना जो है वो एक तरह का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और अब रिसेंटली सारे फ्रूट्स जो हम कंज्यूम करते हैं जैसे कि वाटरमेलन, गुआवा, इसमें सीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अब इनमें भी धीरे धीरे पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू वो फ्रूट डेवलप करना स्टार्ट हुए हैं, यानी कि उसमें अब ऐसे वाटरमेलन्स भी अवेलेबल हो सकते हैं जिसमें सीड्स जो है वो एब्सेंट हो, क्योंकि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है। और अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें सीड भी नहीं होंगे।